नमस्कार बच्चों, मैं उषा शर्मा टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय नरसिंहपुर से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र लेखन, जिसका ये भाग 1 है और इसमें हम अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है ये पढ़ेंगे। बच्चों, आपने अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में पत्रों से संबंधित पाठ और कविता पढ़ी, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता भगवान की राखी। तो आप काफ़ी कुछ पत्रों के बारे में जान चुके हैं और संदेश कैसे भेजे जाते हैं ये भी आप जानते हैं। संदेश भेजने के लिए किसी समय कबूतरों का प्रयोग किया जाता था। आपने ऐसे किस्से फिल्मों में भी देखे होंगे। बाद में शुरू हुआ घुड़सवार हरकारों का दौर, लेकिन ये संदेश घोड़ों पर बैठकर दूर दूर तक पहुंचाना आसान काम नहीं होता था। फिर शुरू हुआ दौर डाकघरों का और दूर दूर तक संदेश हम चिट्ठियों के माध्यम से, ट्रेन और हवाई जहाज़ के माध्यम से जल्द से जल्द कहीं भी पहुंचा सकते थे। अब भी पहुंचा सकते हैं। अभी जो हमारा दौर है उसमें हमारे पास बहुत सारे ई कम्युनिकेशन साधन उपलब्ध हैं, इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन उपलब्ध हैं, जिसमें हम तुरंत मिनटों में ही अपना संदेश कहीं भी पहुंचा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। और इन सब के होने के बावजूद हमें भला चिट्ठियां लिखने की क्या ज़रूरत है, ये प्रश्न आपके मन में ज़रूर आता होगा। तो चिट्ठियां लिखना क्यों आवश्यक है, ये आज हम सीखेंगे। पत्र व्यवहार की आवश्यकता क्यों है, उसका महत्व क्या है, पत्र लेखन में ध्यान देने योग्य बातें क्या है, पत्रों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं और इन विभिन्न प्रकार के पत्रों में क्या भेद होता है ये समझेंगे आप। भिन्न प्रकार के पत्रों के लेखन के जो नियम हैं उनको समझेंगे और भिन्न प्रकार के पत्रों का प्रारूप, उनका ड्राफ्ट, पत्र का ढांचा कैसा होना चाहिए ये हम पढ़ेंगे। पत्र लेखन से जुड़ी शब्दावली को जानेंगे। जो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो कि मुख्य रूप से पत्रों में ही उपयोग किए जाते हैं, तो इन शब्दों को भी हम समझेंगे। साथ ही पत्रों को लिखने का सही तरीका आप समझ पाएंगे। बच्चों, प्रश्न ये है कि पत्र व्यवहार की आवश्यकता आखिर क्यों है। पत्र लेखन सभ्य समाज की एक कलात्मक देन है। मनुष्य चूंकि सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह दूसरों के साथ अपना संबंध किसी न किसी माध्यम से बनाए रखना चाहता है। मिलते जुलते रहने पर पत्र लेखन की तो आवश्यकता नहीं होती, पर एक दूसरे से दूर रहने पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास पत्र लिखता है। आजकल हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स। प्रश्न यह उठता है, फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो ईमेल, फैक्स से जो लेटर भेजे जाते हैं वो भी पत्र ही तो है। तो पत्र किस प्रकार लिखना है इसका महत्व तो यहाँ भी है कि उसे किस प्रकार लिखना है। लेकिन हम जान रहे हैं कि पत्र लेखन इतना क्यों महत्वपूर्ण है। तो पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अत्यंत आवश्यक है। आप सोच रहे होंगे कैसे। जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्याओं आदि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। साथ ही फ़ोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है, यानी उसको हम स्थायी नहीं रख सकते। वो जो भी टेक्स्ट मैसेज वगैरह भी हम करते हैं या बात करते हैं तो वो उसको हम संजो कर नहीं रख सकते, अपने पास एक प्रूफ के तौर पे नहीं रख सकते।
इसके विपरीत लिखित दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स, वो पेपर्स, वो पत्र स्थायी रूप ले लेता है, तो वो संभाल कर रखे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं पत्र लेखन का आखिर महत्व क्या है। तो पत्र साहित्य की वह विधा है जिसमें मनुष्य समाज में रहते हुए अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करना चाहता है। तो संप्रेषित करना यानी पहुंचाना, तो पत्रों के माध्यम से समाज में व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को अपने से दूर किसी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, इसलिए इसका उपयोग करता है। अतः व्यावसायिक, सामाजिक, कार्यालय आदि से संबंधित अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने में पत्र अत्यंत उपयोगी होते हैं। पत्र मित्रों एवं परिवारजनों से आत्मीय संबंध एवं संपर्क स्थापित करने हेतु उपयोगी होते हैं। पत्र के माध्यम से मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, क्रोध आदि प्रकट करता है। कार्यालय एवं व्यवसाय के संबंध में मुद्रित यानी प्रिंटेड रूप में प्राप्त पत्रों का विशेष महत्व होता है। मुद्रित रूप में प्राप्त पत्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो अगर पत्र हमारे पास मुद्रित रूप में है, प्रिंटेड रूप में है या लिखित रूप में हमारे पास एक हार्ड कॉपी है पत्र की, तो वो सुरक्षित रखा जा सकता है, वो डिलीट नहीं होगा। वो हम आगे के लिए, भविष्य के लिए किसी भी वक्त जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम वो सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। छात्र जीवन में भी पत्रों का विशेष महत्व है। स्कूल से अवकाश लेना, फीस माफ़ी, स्कूल छोड़ने, स्कॉलरशिप पाने, व्यवसाय चुनने, नौकरी प्राप्त करने के लिए पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो आप ये सब समझ रहे हैं अच्छे से कि स्कूल से अवकाश लेने के लिए आप पत्र लिखते हैं, फीस माफ़ी के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पत्र लिखता है। तो पत्रों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्र सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का माध्यम है। पत्रों की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि कभी कभी पत्र भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बन जाता है। तो ये बात हमने पहले भी की कि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिसे कभी भी किसी के सामने प्रस्तुत करना हो तो हम प्रस्तुत कर पाएँ, ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज पत्र बन जाता है। पत्र लेखन में ध्यान देने योग्य बातें, जब हम पत्र लिखें तो कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। तो जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। हमारे मन में जो बात है वह स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में ऐसा लिखना चाहिए हमें कि हमारी बात स्पष्ट हो, हमारा भाव स्पष्ट हो। पत्र की भाषा सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए। पत्र में कोई भी ऐसा शब्द हम उपयोग नहीं कर सकते जो शिष्ट ना हो, सरल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए पढ़ने वाले को। पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए, उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। जब हम पत्र लिखने की तैयारी करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम किस बारे में पत्र लिखने वाले हैं, तो मुख्य जो हमारा विषय है उसी पर हमें अपना पत्र केंद्रित रखना चाहिए। बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए। पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो वाक्य छोटे हों लेकिन अर्थपूर्ण होता हो उनका, इस प्रकार से पत्रों को लिखा जाता है। पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारी भाषा, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, प्राप्तकर्ता मतलब जिसे भेजा जा रहा है, तो उसकी आयु और उसके साथ हमारा क्या संबंध है, वह किस योग्य है, ये सारी बातों को ध्यान में रखकर हम अपनी भाषा का उपयोग करते हैं। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। बेवजह की कोई भी बात या कोई भी ऐसा विस्तार नहीं देना चाहिए जिसकी आवश्यकता नहीं है। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। लेख स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। पत्र प्रेषक यानी भेजने वाला, जो पत्र भेजता है उसे प्रेषक कहा जाएगा। अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप प्रेषक हैं। तथा
जिसे आप पत्र लिख रहे हैं, जो पत्र को प्राप्त करेगा वो प्रापक कहलाता है। तो इनके नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से, दोनों के ही नाम और पता ये स्पष्ट रूप से पत्र में लिखे होने चाहिए। पत्र के विषय में, पत्र को विषय से नहीं भटकना चाहिए, यानी व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। ये बात हम कर चुके हैं, व्यर्थ की बातें पत्र में नहीं करनी है, जो विषय है उसी पर केंद्रित पत्र होना चाहिए। पत्रों के प्रकार, वैसे तो पत्रों के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया गया है: अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स। तो आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। ये अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, सगे संबंधियों, परिचितों को लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुख दुख, शोक, विदाई, निमंत्रण आदि के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। इसलिए इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, औपचारिकता को नहीं। इसके अंतर्गत पारिवारिक या निजी पत्र आते हैं। तो इन पत्रों में हमारे मन की भावनाएं व्यक्त होती हैं। ये पारिवारिक पत्र या निजी पत्र होते हैं। इनमें औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। पत्र किस प्रकार लिखा जाना चाहिए, इसके कुछ नियम हैं। तो पत्र लिखते समय इन नियमों का निर्वाह जरूर करना चाहिए। पत्र के ऊपर बाईं ओर पत्र प्रेषक का पता और दिनांक होना चाहिए। बाईं ओर से शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पत्र प्रेषक का पता। पत्र प्रेषक कौन है? जो पत्र लिख रहा है, उसका पता और उसके नीचे दिनांक। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है, जिसे प्रेषित भी कहते हैं, उसके प्रति संबंध के अनुसार ही समुचित अभिवादन या संबोधन के शब्द लिखने चाहिए। प्रेषित कौन है? जो प्रापक है, वही प्रेषित भी उसे कहा जाता है। तो जो जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, जो पत्र को प्राप्त करेगा, उसे प्रापक या प्रेषित कहते हैं। तो उस प्रेषित के साथ हमारा जो संबंध है, उसके अनुसार अभिवादन और संबोधन के शब्द लिखने चाहिए। अभिवादन और संबोधन आगे और स्पष्ट होगा कि क्या है ये। यह पत्र प्रेषक और प्रेषित के संबंध पर निर्भर है कि अभिवादन का प्रयोग कहाँ, किसके लिए और किस तरह किया जाए। अंग्रेजी में प्राय छोटे बड़े सबके लिए माय डियर का प्रयोग होता है, किंतु हिंदी में ऐसा नहीं होता। आप जब अंग्रेजी में पत्र लिखते हैं तो लगभग सभी के लिए माय डियर से शुरुआत की जाती है, ये संबोधन है। तो हम हिंदी में ऐसा नहीं होता है। सभी छोटे बड़े के लिए हम माय डियर का उपयोग नहीं करते हैं या मेरे प्रिय का उपयोग नहीं करते हैं। अपने से बड़ों के लिए, जैसे पिताजी या माताजी के लिए पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी आदि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक अथवा गुरुजन को पत्र लिखते समय उनके प्रति आदर भाव सूचित करने के लिए आदरणीय या श्रद्धेय जैसे शब्दों का व्यवहार करते हैं। यह अपने अपने देश के शिष्टाचार और संस्कृति के अनुसार चलता है। अपने से छोटों के लिए हम प्राय प्रियवर, चिरंजीव ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। ये सभी संबोधन हैं। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए तथा विराम चिन्हों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? बहुत ही लंबी चौड़ी विस्तारित बातें नहीं होनी चाहिए। जो हम लिख रहे हैं ये संक्षिप्त होनी चाहिए और इसमें विराम चिन्हों का विशेष ध्यान देना चाहिए। विराम चिन्हों का ध्यान नहीं दिया गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। सबसे पहले अपना पता लिखते हैं, उसके बाद दिनांक लिखते हैं और उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर हम संबोधन और अभिवादन लिखते हैं। कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग तथा पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन लिखना चाहिए। तो कक्षा या परीक्षा भवन यानी आप जब एग्ज़ाम में लिखते हैं या अपने स्कूल में पत्र लिखते हैं तो आप अपना नाम कहीं भी
मेंशन न करें, कहीं एग्ज़ाम पेपर में आप अपना नाम न लिखें। इसके लिए आपको अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखना होता है और पते के स्थान पर आप कक्षा भवन या परीक्षा भवन लिख सकते हैं। एक पत्र का उदाहरण हम देख के जो शब्द है संबोधन, अभिवादन, वो कहाँ कहाँ आते हैं, ये क्या है, ये हम जानते हैं। तो ये पत्र है जिसमें हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे पुत्र को पिता की ओर से कुशल क्षेम जानने संबंधी पत्र लिखा जा रहा है। तो पते से शुरुआत हो रही है। पत्र भेजने वाले का पता देखिए पहले बाईं ओर दिया गया है, 123 कश्मीरी गेट, दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 2020। आप जो भी सन चल रहा होगा वो लिखेंगे। और ये हमने दिनांक यहाँ लिखी, दिनांक के ठीक नीचे एक पंक्ति छोड़ दी गई है। उसके बाद संबोधन, प्रिय राजेश, पिताजी लिख रहे हैं इसलिए प्रिय राजेश लिखा, ये संबोधन है। सुखी रहो, ये पिताजी ने अभिवादन किया। अगर मान लीजिए पुत्र ने पत्र लिखा होता तो ऊपर संबोधन में आता आदरणीय पिताजी या पूजनीय पिताजी, और अभिवादन में आता चरण स्पर्श। तो ये संबोधन और अभिवादन बड़े छोटों के लिए अलग अलग होता है। यहाँ ये हमने देखा संबोधन और अभिवादन। अब यहाँ से विषय वस्तु शुरू हो रही है। हम सब यहाँ कुशल पूर्वक हैं और वहाँ पर तुम्हारी कुशलता की कामना करते हैं। तुम्हारा कॉलेज का यह पहला वर्ष है। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें सूचित करना। तुमने अपने पिछले पत्र में हमें बताया था कि तुम्हारे कॉलेज में जल्द ही वार्षिक उत्सव शुरू होने वाला है। खुशी की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम भी कॉलेज के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हो। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिले। पढ़ लिख कर तुम एक बड़े अधिकारी बनो, हमारी यही कामना है। हॉस्टल में यदि किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी हो तो हमें लिखना। समय समय पर अपना हाल चाल घर पर पत्र के माध्यम से देते रहा करो। तुम्हारी माँ हर समय तुम्हें याद करती रहती है। तुम्हारी छोटी बहन हर समय पूछती रहती है कि भैया कब आएंगे। मैंने उसे समझा दिया है कि तुम हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हो, जल्द ही घर आओगे। राजेश, हम लोगों को तुमसे बहुत आशाएं हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम अब हमारे सपने अवश्य सच करोगे। अपना ख्याल रखना। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा पिता अजय कुमार। शुभकामनाओं सहित यहाँ पर ये मंगल कामनाएं हैं और तुम्हारा पिता और पिता का नाम ये अभिनिवेदन कहलाता है। तो आप समझ गए हैं, ऊपर पत्र भेजने वाले का पता, उसके नीचे दिनांक, दिनांक के बाद एक पंक्ति छोड़कर संबोधन, फिर अभिवादन, और इस अभिवादन के बाद शुरू हो जाती है हमारे पत्र की विषय वस्तु। विषय वस्तु यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 अनुच्छेदों में लिखी गई है। तो आदर्श पत्र में 3 अनुच्छेद होने चाहिए और अंत में ये विषय वस्तु समाप्त होने के बाद फिर एक पंक्ति छोड़ी हुई है और मंगल कामनाएं, उसके बाद अभिनिवेदन जिसमें तुम्हारा पिता और पिता का नाम दिया गया है, ये अभिनिवेदन कहलाता है। तो इस प्रकार आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे कि पत्र में ये शब्दावली संबोधन, अभिवादन, अभिनिवेदन, मंगल कामनाएं ये सब कहाँ कहाँ लिखी जाती हैं। इसका पत्र का ढांचा हम देखते हैं और अधिक आपको स्पष्ट हो जाएगा। बाईं ओर सबसे पहले प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले का पता, उसके नीचे दिनांक, एक पंक्ति छोड़ के फिर संबोधन, संबोधन के बाद अभिवादन और अभिवादन के बाद ये पहला अनुच्छेद विषय वस्तु का शुरू हो जाता है, उसमें जिसमें कुशल क्षेम पूछी जाती है। दूसरा अनुच्छेद जिसमें विषय वस्तु जिस बारे में हमें पत्र लिखना है वो विषय वस्तु इस दूसरे अनुच्छेद में आती है। और तीसरा अनुच्छेद समाप्ति का अनुच्छेद होता है। पत्र को किस प्रकार से हम समाप्त करते हैं वो सारी पंक्तियाँ तीसरे अनुच्छेद में लिखी जाती हैं। तो ये होती है विषय वस्तु 3 अनुच्छेद में। अंत में एक लाइन छोड़ के, एक पंक्ति छोड़ के फिर से अभिनिवेदन आता है। प्रापक के साथ प्रेषक का जो संबंध है, प्रापक जो प्राप्त करता है, प्रेषक जो भेजता है, तो प्रेषक
का प्रापक के साथ क्या संबंध है वो यहाँ लिखा जाता है, जैसे तुम्हारा पिता लिखा गया और प्रेषक अपना नाम लिखता है, तो ये कहलाता है अभिनिवेदन। इसमें 3 भाग होते हैं बच्चों इस ढांचे में, आप ध्यान से देखिए। प्रेषक का पता यहाँ से लेकर अभिवादन तक, यानी प्रेषक का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, ये हिस्सा शीर्ष भाग कहलाता है। विषय वस्तु के 3 अनुच्छेद जो हैं वो मध्य भाग कहलाएंगे और अंत में अभिनिवेदन जो है वो अधोभाग कहलाएगा। तो पत्र के कितने हिस्से होते हैं? पत्र के 3 भाग होते हैं, शीर्ष भाग, मध्य भाग और अधोभाग। अधो यानी अंतिम भाग। तो शीर्ष भाग में पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन आते हैं। मध्य भाग में विषय वस्तु आती है। विषय वस्तु, आदर्श विषय वस्तु 3 अनुच्छेदों में लिखनी चाहिए और प्रापक के साथ आपका संबंध और प्रेषक का नाम, ये अभिनिवेदन अधोभाग में आता है। तो 3 भाग होते हैं पत्र के और इन 3 भागों के अनुसार ही आपकी मार्किंग स्कीम भी होती है पत्र लेखन की। इन अलग अलग भागों पर अलग अलग मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अब हमने देखा संबोधन, अभिवादन, अभिनिवेदन, तो हमने ये भी देखा कि अलग अलग छोटे लोगों के लिए अलग संबोधन, बड़ों के लिए अलग संबोधन। तो इस तालिका में ये बताया गया है कि आपको किस प्रकार का संबोधन, अभिवादन या अभिनिवेदन किस प्रकार के संबंध के लिए करना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने से बड़े, आदरणीय, निकट संबंधियों को, माता, पिता, गुरु, बड़े भाई, बड़ी बहन आदि को अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन, जिसे प्रशस्ति भी कहा जाता है, संबोधन या प्रशस्ति लिखते हैं पूजनीय, पूज्य, परम पूज्य, आदरणीय, मान्यवर या श्रद्धेय, पिताजी, माताजी, बड़े भैया, बड़ी दीदी, इस प्रकार से हम लिखते हैं। अभिवादन होता है प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, चरण वंदना या चरण स्पर्श। और अभिनिवेदन अंत में जो हम लिखते हैं उसमें लिखते हैं आपका कृपाभिलाषी, स्नेह पात्र या दयाभिलाषी, या आपका पुत्र, आपकी पुत्री, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अगला है बराबर वाले, सहेली, मित्र, सहपाठी आदि को अगर पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन क्या होगा? प्रिय मित्र, प्रिय सखी, मित्रवर, बंधुवर या प्रियवर। अभिवादन होगा जय हिंद, नमस्ते या जय भारत। अभिनिवेदन आपका मित्र, तुम्हारा ही, तुम्हारी स्नेही, तुम्हारी सखी या तुम्हारी ही। यदि हम पत्र ऐसे व्यक्ति को लिख रहे हैं जो पूर्णतः अपरिचित है, हम जिन्हें नहीं जानते, तो हम संबोधन में माननीय, मान्यवर, आदरणीय, मान्य या महोदय या श्रीमान, श्रीमती उनके नाम के साथ लिख सकते हैं। अभिवादन में जय हिंद, नमस्ते या नमस्कार। अभिनिवेदन में भवदीय, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, भवदीय लड़के लिखते हैं और लड़कियाँ लिखती हैं भवदिया, और इसमें हमें साथ में आपका भवदीय लिखने की आवश्यकता नहीं होती, हम केवल भवदीय या भवदिया लिखते हैं। इसके अलावा यहाँ कृपाकांक्षी भी लिखा जा सकता है। अपने से छोटों के लिए संबोधन होता है प्रिय, परम प्रिय, प्रियवर या चिरंजीव। अभिवादन होता है शुभाशीर्वाद, सुखी रहो, खुश रहो, शुभाशीष, आनंदित, आनंदित रहो या प्रसन्न रहो। अभिनिवेदन शुभचिंतक, शुभाभिलाषी, हितैषी, हितैच्छुक या हितचिंतक। इसके अलावा तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारे पिताजी, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये तालिका भी आपको समझ में आ गई होगी। तालिका आप अपने पास लिख सकते हैं, उसे समझ के याद भी कर सकते हैं और अपने पत्रों में इनका उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ पत्रों के उदाहरण। अपने मित्रों को ग्रीष्मावकाश साथ बिताने के लिए निमंत्रण पत्र, ये निमंत्रण पत्र है, मित्र को भेज रहे हैं आप। निमंत्रण पत्र देखिए किस प्रकार लिखा जाता है। 220 रामनगर, उत्तराखंड, दिनांक 24 मार्च 2020, बाईं और
सबसे पहले अपना पता आप लिख रहे हैं तो आपने अपना पता लिखा, दिनांक लिखी, एक पंक्ति छोड़ के संबोधन, अभिवादन। प्रिय मित्र सुभाष, सप्रेम नमस्ते। पहला अनुच्छेद शुरू होता है, कल शाम तुम्हारा स्नेहपूर्ण पत्र मिला। मुझे ये जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि तुमने अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता है। कल ही मेरा भी परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था। मैंने अपनी कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जैसा कि तुम जानते हो, स्कूल में प्रत्येक वर्ष गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं। हमारा विद्यालय भी 10 मई से 15 जुलाई तक के लिए बंद हो रहा है। तुम्हारा स्कूल भी इसी दौरान बंद रहेगा। मैं चाहता हूँ कि छुट्टियों के दौरान 1 सप्ताह के लिए तुम उत्तराखंड आ जाओ। 1-2 दिन यहाँ रहकर हरिद्वार और ऋषिकेश चलेंगे। इन दिनों यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा होता है। मेरे चाचा जी आजकल हरिद्वार में ही हैं, अतः कोई परेशानी नहीं होगी। तुम अपने घर पर अपने माता व पिताजी से विचार विमर्श करके अपने आने के कार्यक्रम की जल्द ही सूचना देना। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, तुम्हारा परम मित्र आकाश। तो यहाँ भी 3 अनुच्छेद देखे आपने। कल शाम से शुरू हुआ पहला अनुच्छेद और इसमें हमने तुम्हारा पत्र मिला ये जानकर प्रसन्नता हुई, इस प्रकार की बातें लिखी। और जो मेन जो विषय है वो बीच के अनुच्छेद में है कि कहाँ जाना है, कैसे छुट्टियां बितानी हैं, ये सारी बातें दूसरे मध्य वाले अनुच्छेद में आई। तीसरे अनुच्छेद में छोटी सी एक लाइन में पत्र को समाप्त किया गया कि पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में। उसके बाद अभिनिवेदन, तुम्हारा परम मित्र आकाश। अगला पत्र देखते हैं। जन्मदिन पर मामा जी द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र। तो ये धन्यवाद पत्र है। देखिए, पहले पता बाईं ओर, राजीव नगर, भलसवा गांव, दिल्ली। दिनांक 21 जुलाई 2020। पंक्ति छोड़कर, आदरणीय मामा जी, सादर चरण स्पर्श। अभिवादन, संबोधन है आदरणीय मामा जी और अभिवादन सादर चरण स्पर्श। आज सुबह आपके द्वारा भेजी गई सुंदर सी घड़ी पाकर मुझे अत्यंत खुशी हुई। आपने सदैव मुझे समय का सदुपयोग करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मामा जी, यह उपकार मेरे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए ही सुखकर है, क्योंकि जो निश्चित समय तालिका बनाकर उस पर दृढ़ता से चलते हैं वे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हर कार्य समय पर करूँगा। घड़ी इतनी आकर्षक और सुंदर है कि घर में सबने इसकी सराहना की है। हालांकि जन्मदिन पर आपकी अनुपस्थिति मुझे बहुत खल रही थी, परंतु अब घड़ी के साथ मिला आपका पत्र पढ़कर मैं आपकी परेशानी से अवगत हो गया हूँ। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? माता जी को आपके स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। ईश्वर आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। इतने सुंदर और आकर्षक उपहार के लिए एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपका भांजा जितेंद्र। तो आपने फिर से देखा, ये पत्र एक ढांचे में ही, एक प्रारूप में ही लिखा जाता है जो कि बहुत प्रभावी और अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से ही पत्रों का लेखन किया जाता है। अगला पत्र देखिए। डांस प्रतियोगिता में चयन न होने पर मित्र को अभिप्रेरणा देते हुए पत्र। आपके कोई मित्र हैं जो कि डांस प्रतियोगिता में चयन के लिए गए लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन देना। तो मोटिवेशन देते हुए आपको पत्र लिखना है। तो डांस प्रतियोगिता में चयन न होने पर मित्र को अभिप्रेरणा देते हुए पत्र लिखना है। इसका अर्थ है मोटिवेशन देते हुए आपको मित्र को पत्र लिखना है। देखते हैं पत्र। पता E550 यमुना विहार, दिल्ली। दिनांक 21 मार्च 2020। एक पंक्ति छोड़ी गई। प्रिय मित्र आकाश, जय हिंद।
आज सुबह मुझे तुम्हारे बड़े भाई से यह जानकारी मिली कि सोनी चैनल पर आने वाले एक डांस रियलिटी शो के ऑडिशन में सफल न होने के कारण तुम काफ़ी उदास हो। मित्र, इंसान के जीवन में सफलता असफलता लगी रहती है। मैंने तुम्हारा नृत्य देखा है, तुम्हारे नृत्य में विविधता है, तुम प्रतिभाशाली हो। एक ऑडिशन में असफल हो गए तो क्या, आगे बहुत से नए डांस शो शुरू होने वाले हैं, इनमें तुम जैसे प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को पूरा मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस असफलता को जीवन का एक अनुभव मान आगे और मेहनत करोगे और तब ऑडिशन में नहीं बल्कि शो में सर्वश्रेष्ठ डांसर का खिताब जीतकर परिवार का नाम रोशन करोगे। शुभ। एक पंक्ति और छोड़ी गई है, देखिए, विषय वस्तु समाप्त होने के बाद पंक्ति और छोड़िए और अभिनिवेदन लिखिए। शुभकामनाओं सहित ये मंगल कामनाएं और अभिनिवेदन, तुम्हारा मित्र विशाल। तो देखिए, प्रेरणा देते हुए किसी को पत्र लिखना है जब, तो आपके वाक्य, आपकी जो भाषा है वो ऐसी होनी चाहिए कि किसी उदास मित्र को उदासी से बाहर ले आए, तो उसका प्रभाव भी, आपके लिखे हुए पत्र का प्रभाव भी किसी पर पड़ना चाहिए। ऐसा पत्र लेखन आपका होना चाहिए। अगला पत्र देखिए, छुट्टियों के समय की गई अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र। आपकी यात्रा वर्णन का ये पत्र होगा। पता राजेंद्र, 13 राजेंद्र कॉलोनी, पुणे। दिनांक, एक पंक्ति छोड़ के, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते, अभिवादन किया गया। आशा है तुम सकुशल एवं आनंद से होंगे। मैं भी यहाँ अपने परिवारजनों सहित कुशल पूर्वक हूँ। मैं 2 दिन पूर्व ही नैनीताल का भ्रमण कर वापस लौटा हूँ। तो यहाँ कुशल क्षेम पूछी गई प्रथम अनुच्छेद में। दूसरा अनुच्छेद देखें, नैनीताल एक पर्वतीय स्थल है। पर्यटन की दृष्टि से यह भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। चारों ओर हरे भरे पहाड़ों व सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से घिरा यह स्थल सभी का मन मोह लेता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की ठंडी हवाएं सभी को ताजगी पहुँचाती हैं। यहाँ की झील में नौका विहार का आनंद ही कुछ और है। पहाड़ी मार्ग के किनारे गहरी सुंदर घाटियों का दृश्य अद्भुत लगता है। रास्ते में पहाड़ों से निकलकर बहते झरनों का दृश्य तो इतना मनमोहक लगता है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऊंचाई पर एक जगह बादल हमारी बस की खिड़कियों से अंदर प्रवेश करने लगे। उस समय सचमुच ऐसा लगा था जैसे हम स्वर्ग का सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो ये पूरा वर्णन यात्रा का दूसरे अनुच्छेद में किया गया। तुम तीसरा अनुच्छेद देखिए, तुम्हारी छुट्टियां कैसी बीती, इसका उल्लेख अपने पत्र में अवश्य करना। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। ये तीसरा अनुच्छेद समाप्त हुआ। इस प्रकार ये पूरी विषय वस्तु समाप्त हुई और एक पंक्ति छोड़कर अभिनिवेदन, तुम्हारा मित्र रहा। इस प्रकार बच्चों, जब हम यात्रा का वर्णन किसी को लिख रहे होते हैं तो वो इतना सुंदर वर्णन होना चाहिए छोटे छोटे वाक्यों में कि ऐसा लगने लगता है जैसे कि हम खुद उस स्थान को अपनी आँखों से देख रहे हैं। और ज़्यादा लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है, सुंदर वर्णन करना है। तो अब हम महत्वपूर्ण बिंदु एक बार फिर से समझ लेते हैं। पत्र लेखन में प्रभावोत्पादकता पत्र में होनी चाहिए। तो प्रभाव पड़े, जो पढ़ रहा है पत्र को, उस पर पत्र का प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर अभी प्रेरणा दे रहे हैं तो अभी प्रेरित होना चाहिए व्यक्ति। अगर हम निमंत्रण दे रहे हैं तो निमंत्रण का प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर हम किसी को सलाह दे रहे हैं, ऐसा पत्र लिख रहे हैं सलाह देते हुए, तो उसका भी प्रभाव, हमें पत्र इस प्रकार से लिखना है कि उसका प्रभाव पढ़ने वाले पर पड़े। तो पत्र की विशेषता, पत्र लिखते वक्त जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है कि वो प्रभाव उत्पादक होना चाहिए। विचारों की सुस्पष्टता, हमारा जो विचार है वो सुस्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, न कि अस्पष्ट। कुछ भी वहाँ स्पष्ट नहीं होना चाहिए पत्र में। संक्षेप और संपूर्णता,
तो संक्षेप में लिखना है, हमें छोटे वाक्यों में लिखना है, लेकिन अधूरा नहीं छोड़ना है, उसमें संपूर्णता भी होनी चाहिए। तो गागर में सागर भरने जैसा ये काम हमें करना है। वाक्य छोटा हो लेकिन उसमें हमारी भावनाएं पूर्णतः हमारी भावनाएं लक्षित होती हों, इस प्रकार से लिखना है। सरल भाषा शैली, हमारी भाषा शैली सरल होनी चाहिए, जो भी पढ़े उसे समझ में आना चाहिए आसानी से। शुद्धता होनी चाहिए, वर्तनी की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए। विनम्रता और शिष्टता, हम जो भी भाषा लिख रहे हैं उसमें विनम्रता और शिष्टता झलकनी चाहिए। सद्भावना होनी चाहिए, पत्र को पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि ये सद्भावना से पत्र लिखा गया है। सहज और स्वाभाविक शैली, जब हम लिखें वो शैली हमारी सहज और स्वाभाविक हो, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इजी हो सब कुछ। क्रमबद्धता, जो क्रम हमने देखा, शीर्ष भाग, मध्य भाग, अधोभाग, कहाँ पर हमें दिनांक लिखना है, कहाँ पता लिखना है, कहाँ पर हमें संबोधन लिखना है, कहाँ अभिवादन लिखना है, विषय वस्तु के किस प्रकार अनुच्छेद होने चाहिए, और अंत में मंगल कामना और अभिनिवेदन, ये सारी बातों की क्रमबद्धता जिस क्रम में हमने पढ़ी उसी क्रम में देनी चाहिए। विराम चिन्हों का विशेष ध्यान, तो मैंने पहले भी कहा अर्थ का अनर्थ कर देता है अगर विराम चिन्ह सही जगह पे न लगाए जाएं, तो विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए पत्र लिखते समय। उद्देश्य पूर्णता, जब हम पत्र लिख रहे हैं तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण उस पत्र से हो रहा है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। तो हम पत्र जब लिखें तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। तो इन सब बिंदुओं को आप ध्यान रखें। गृह कार्य बच्चों, हमने कुछ जो पत्र पढ़े उनमें निमंत्रण पत्र था, यात्रा का वर्णन पत्र था और धन्यवाद पत्र था। अब इन पत्रों में कुछ और प्रकार के पत्र आपका गृह कार्य है। देखिए, मित्र की माँ के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ पर शोक प्रकट करते हुए कैसे पत्र लिखना है ये आप जानेंगे। ये आपका गृह कार्य है, आपको करना है। अपने मित्र को तीर्थ स्थल की यात्रा में साथ चलने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। तो निमंत्रण पत्र आया है, आप निमंत्रण देने के लिए मित्र को पत्र लिखिए कि तीर्थ स्थल की यात्रा में साथ में चलने के लिए। तीसरा देखिए, अपने चाचा जी को पत्र लिखिए जिसमें पर्वतीय स्थलों पर घूमने हेतु चाचा जी के आमंत्रण पर न पहुंच पाने के लिए खेद प्रकट किया हो। तो आपके चाचा जी ने आपको बुलाया लेकिन आप जा नहीं पाए, तो क्यों नहीं जा पाए ये लिखते हुए आप खेद प्रकट करेंगे पत्र में। इसके कारण आपके कुछ भी हो सकते हैं, आपकी परीक्षाएं उसी समय थी या कोई भी ऐसी वजह, किसी ज़रूरी काम में आप फंस गए तो आप नहीं जा पाए, इसलिए खेद प्रकट करते हुए पत्र। अपने छोटे भाई को फैशन में रुचि न लेकर पढ़ाई की ओर ध्यान देने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। छोटा भाई कहीं बाहर पढ़ता है, आजकल ऐसा प्रतीत हो रहा है आपको कि वो फैशन में ज़्यादा रुचि लेने लगा है उसके पत्रों से या किसी प्रकार से, तो आप अब उसे समझाते हुए ये पत्र, सलाह देते हुए जो पत्र लिखे जाते हैं उनकी श्रेणी में आता है। तो सलाह देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है कि वो फैशन में रुचि न लेकर अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दे। अगला पत्र, आपकी खोई हुई पुस्तक किसी अपरिचित द्वारा लौटाए जाने पर आभार व्यक्त करते हुए पत्र। तो किसी का आभार व्यक्त करते हुए पत्र कैसे लिखते हैं ये आप देखेंगे इसमें। तो आपकी ऐसी पुस्तक जो महत्वपूर्ण है वो खो गई थी, एक ऐसे व्यक्ति ने लौटाई जो जिसे आप जानते नहीं, अपरिचित है, तो उसका आभार आप कैसे व्यक्त करेंगे पत्र के ज़रिए, ये पत्र आपको लिखना है। तो ये पांचों पत्र आप लिखेंगे अपनी कॉपियों में, अपने शिक्षक को दिखाएंगे। और अनौपचारिक पत्र का यह भाग यहाँ समाप्त होता है और अगले वीडियो में मैं आपको औपचारिक पत्रों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।